पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उससे पहले मैं सिर्फ एक बात अपनी कहना चाहूँगा, जैसे कि पहले भी वक्ताओं ने बताया कि हमने देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो 370 और 35A को इन्होंने तोड़कर खत्म करके, जो 35 है और उसका जो स्पेशल स्टेटस है खत्म किया, इससे ही पता चलता है कि ये लोकतंत्र को जो है खत्म करने पर लगे हैं और संविधान में जो है इनकी बिल्कुल भी आस्था नहीं है। आज तकरीबन 2 साल हो गए हैं जम्मू कश्मीर से 370 हटे हुए, 35A हटे हुए, लेकिन अभी तक उसको जो इन्होंने वादा किया था कि हम वहाँ पर जो है रिजर्वेशन लागू करेंगे, ओबीसी की 27% जो रिजर्वेशन लागू करेंगे और जो काफी पैकेजेस देंगे, नौकरियां देंगे, 50,000 नौकरियां देंगे, लेकिन अभी तक वो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और सिर्फ इनका एक ही मकसद था कि किसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो राज्यपाल के माध्यम से जो है बीजेपी वो अपनी सरकार चलाए, जिसमें इनको कामयाबी मिली। ये भी एक बहुत बड़ा जो खतरा संविधान पे है, ये हमारे सामने आया। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर जेपी अम्बेडकर जी को कि वो अपने विचार रखें, और जैसा कि पहले भी बार बार कह रहे हैं कि समय सारणी का जरूर ख्याल रखें। बहुत बहुत साधुवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध, आधुनिक भारत के निर्माता बोधिसत्व रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले, ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम जी एवं समाज में जन्मे तमाम संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा को समर्पित करते हुए आज की वेबिनार में उपस्थित राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती जी, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बोस जी, और आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य माननीय एसएल भार्गव जी, विशिष्ट अतिथि मानिक खोबरा गड़े जी महाराष्ट्र से, और माननीय आलेख कुमार जी उड़ीसा से, और इसी के साथ सफल संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई जो पंजाब प्रदेश प्रभारी हैं भाई प्रीतिपाल सिंह जी, और इसके साथ जुड़े समस्त प्रदेश अध्यक्ष और सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज जैसा कि जो विषय है वह बहुत ही जबरदस्त विषय रखा गया है, चूंकि जैसा कि पूर्व के साथियों ने भी बताया कि 25 प्रकार के आंदोलनों के विस्तार पूर्वक चर्चा की जा रही है, और जो 3 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक इसका शेड्यूल है, उसी क्रम में आज क्योंकि 25 तारीख को आज का ये एजेंडा रखा गया है, जिसका जो एजेंडा है कि भविष्य की समस्याएं और लोकतंत्र और संविधान को खतरा। तो साथियों, बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही शानदार मुद्दा है, क्योंकि आज वास्तव में संविधान को खतरा है और लोकतंत्र तो लगभग खत्म हो चुका है। तो बहुत ही, और भविष्य, इसको लेकर भविष्य की बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने जा रही हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि राजनीति और सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे विकास की सभी ताले खोले जा सकते हैं। बहुजन समाज जिस तरह से सत्ता और राजनीति चाबी है, सभी ताले खोले जा सकते हैं, उसी प्रकार बहुजन समाज की समस्याओं की जड़ उनकी अज्ञानता है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 3 मूल मंत्र दिए थे: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन हम तीनों को समझ नहीं पाए सही ढंग से और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। वर्तमान में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने और बाबा साहब फूले और बुद्ध के नाम पर तमाम संगठन चल रहे हैं। आज कम से कम 10,000 संगठन और हमारे बहुजन समाज की 103 पार्टियां का गठन हो चुका है और 10,000 से अधिक संगठन वर्तमान में है। इतने टुकड़ों में हमें बाबा साहब ने बांट दिया है, जबकि मनुवादियों ने इससे पहले 6,731 जातियों में पहले ही बांटा जा चुका था। हमें इसको समझना होगा, क्योंकि बाबा साहब ने बड़े ही मेहनत के साथ अंग्रेजों से आंदोलन करने के बाद बहुत ही योग्यता का परिचय देते हुए हमारे बहुजन समाज को SC ST OBC में जोड़ने का कार्य किया था। हमें उस स्थिति को समझना होगा
पुनः SC ST OBC जो संवैधानिक टर्म्स है उसमें जुड़ना होगा। लेकिन हम लोग तमाम संगठनों में बैठकर अलग अलग संगठन की बात करते हैं। आज हम मनुवादियों द्वारा किए जा रहे षड्यंत्रों, आडंबर, कर्मकांड, अंधविश्वास, चमचागिरी, व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते आने वाली पीढ़ियों का भविष्य चौपट कर रहे हैं। साथियों, भारत में जो लोकतंत्र है वह कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया से चलता है, किंतु वर्तमान में प्राय देखने को मिल रहा है कि ये चारों जो पिलर हैं वह किसी एक संस्था का कब्जा हो गया है। और साथियों, जब किसी एक संस्था के द्वारा ये चारों पिलर गवर्न किए जाते हों तो वह लोकतंत्र नहीं रहता और कहीं ना कहीं वो हमारा जो है वो राजतंत्र में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे प्राय देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से संविधान को एक तरह से विकलांग बनाने का काम किया जा रहा है। जैसे कि पूर्व साथी ने भी कहा था, बाबा साहब ने कहा था, किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसको चलाने वाले लोग की मानसिकता यदि दूषित है तो वह अंततः खराबी साबित होगा। और यदि किसी चीज को चलाने वाले लोगों की मानसिकता अच्छी है तो अंततः वह संविधान अच्छा साबित होगा, ऐसा पूर्व में कहा जा चुका है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है साथियों। लेकिन वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि हमारे संविधान को ना तो इम्प्लीमेंट ठीक से करा जा रहा है और ना ही करने की कोशिश की गई। आज 71 वर्षों के बाद भी संविधान में दिए गए हक अधिकार किसी भी सेक्टर में 100% पूर्ति नहीं की गई है। इससे पता लगता है कि वे कितनी दूषित मानसिकता से संविधान को लागू कर रहे हैं और लागू क्या कर रहे हैं, लगभग खत्म करने का काम कर रहे हैं। इस चीज को भली भांति हम लोगों को समझना होगा। आप देख रहे होंगे, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो समता का जो अधिकार है जो 14 आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है, उसमें आर्टिकल जो 15 है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर एक तरह पूर्णतः विभेद नहीं करेगा की बात करता है। लेकिन प्राय देखने में मिल रहा है कि तमाम लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर शोषण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, गाड़ियों पर खुलेआम ब्राह्मण जाति स्लोगन टाइप लिख रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि वह किस तरह से ये धर्म सेवा पर बढ़ रहा है और जबकि संविधान कहीं से इसकी इजाजत नहीं देता। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 18 से 22 के बीच में आता है, उसमें एक आर्टिकल है 19 जिसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है साथियों। वह इतना महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो पूर्णतः स्वतंत्र करता है। आज हम यहाँ बात अपनी जो कर पा रहे हैं, आप लोगों की मीटिंग कर पा रहे हैं, वह वही इसकी इजाजत देता है, जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी, सभा करने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी और राज्यों में विचरण करने की आजादी और निवास कर या घर बनाने की आजादी, अंततः जीवोपार्जन करने की आजादी, ये सब हमारा आर्टिकल 19 देता है। लेकिन प्राय देखने में आ रहा है कि वर्तमान में ये आर्टिकल की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। आप देख ही सकते हैं कि जो हमारे राजकीय कर्मचारी हैं उनका संगठन बड़ा मजबूत हुआ करते थे। वो तमाम यूनियन एक से एक स्ट्रांग होती थी। रेलवे की यूनियन कितनी स्ट्रांग थी, लेकिन वो रेलवे डिपार्टमेंट ही अपने आप में डैमेज कर खत्म कर डाला। उसी के तहत उनकी जो इतनी स्ट्रांग यूनियन थी वो भी लगभग आज देखने को नहीं मिलती। और इसके अलावा तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उत्तर प्रदेश सरकार के या भारत सरकार के, उन डिपार्टमेंटों में भी कोई यूनियन अब सामने नहीं आती। आपको देख रहे हैं महंगाई भत्ता भी खत्म कर दिया, डीए अनाउंस खत्म कर दिया गया और इसके अलावा 5 अन्य भत्ते भी खत्म कर दिए गए, लेकिन कोई यूनियन सामने नहीं आई। कोई यूनियन को विरोध करते हुए नहीं देखा जा रहा है। इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं वह इस आर्टिकल 19 का हनन हो रहा है और वह शोषण करने का काम कर रहे हैं। ये देखने में इससे परिलक्षित होता है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है। साथियों मैं बता दूं जो SC एक्ट लागू है जो कि 2 अप्रैल 1918 को हमारे बहुजन समाज ने क्रांति करने के बाद पुनः वापस लिया था, लेकिन वो वापस तो हो गया, लेकिन प्राय देखने में आ रहा है कि SC एक्ट सिर्फ नाम का रह गया है। जहां कहीं भी इसकी जरूरत होती है कि किसी भी स्तर पे इसको लागू नहीं किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। इससे भी ये हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आपने देखा कि जो धर्म परिवर्तन की बात पर तमाम ऐसे आदेश पारित कर दिए जा रहे हैं जिससे कि धर्म की स्वतंत्रता भी खत्म कर दी गई है। इसके अलावा साथियों संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है जो आर्टिकल 19, 30 और 31 के अंतर्गत आता है, उसमें जो हमारा शिक्षा का अधिकार है
आप आजकल देख रहे होंगे शिक्षा का मतलब कितना बुरा नाश कर डाला है शिक्षा का, कि सारे काम हो सकते हैं भारत में, बट शिक्षा नहीं हो सकती। हमारे बच्चों के स्कूल सबके बंद चल रहे हैं, बेसिक से लेकर हायर एजुकेशन तक और टेक्निकल। ये बताइए, शिक्षा ही वह चीज है जिससे देश को तरक्की कर सकता है, वो स्वयं भी तरक्की कर सकता है, लेकिन सबसे अटैक उस पर करा गया। ऐसे प्रतीत होता है कि जो संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है उसका भी हनन किया जा रहा है। साथियों, इस तरह से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस तरह से आप मैं थोड़ा-थोड़ा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि समय कम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सभी अधिकारों पर लगभग कटौती की जा रही है, लगभग हनन करने का काम किया जा रहा है, जो कि संविधान के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए बहुत ही घातक है साथियों। इसके अलावा संविधान के जो खतरे हैं, वो आपके सामने हैं, देख ही रहे हैं वर्तमान में। इस फंडामेंटल राइट्स के अलावा और जो हरकतें की जा रही हैं, वो वर्तमान में मैं उस पर थोड़ा-सा फोकस करना चाहता हूँ। आप ये देख रहे होंगे कि देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो लगभग सिर्फ 10 से 15 लोगों के बीच औने-पौने दावों में बेचा जा रहा है और उनका जो लोन है 560,000 करोड़ माफ कर दिया गया। ये क्या इससे प्रदर्शित होता है कि उनकी इंटेंशन क्या है। ये पूंजीपतियों की सरकार है और ये मात्र 15 से 20 लोगों को देश की ताकत सौंपना चाहते हैं। इससे जो और समाज के और भी लोग हैं, बहुजन समाज के अलावा और भी तमाम लोग हैं, वो सब कहीं न कहीं गर्त में पहुंच जाएंगे और फिर पुनः जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश पर कब्जा किया था, उसी तरह से 15 से 20 इन पूंजीपतियों का इस देश पर कब्जा हो जाएगा साथियों। इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि सरकारी संस्थाओं में निजीकरण बहुत तेजी से फैल रहा है। रेलवे, एयरपोर्ट, टेक्निकल संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, संस्थानों, उद्योगों और आपका शिक्षण और बीएसएनएल जैसी सेवाएं में सब पे प्राइवेटाइजेशन लागू कर दिया गया। नौकरियां लगभग खत्म कर दी गई और संविदा के माध्यम से भर्ती की जा रही है साथियों। अब संविदा के माध्यम से भर्ती जो की जा रही है जिसकी, उसका मानदेय मात्र 10 से 15 या 20 हजार रुपए है। उसमें वो क्या अपना भला करेगा और क्या अपने बच्चों का भला करेगा और क्या देश का भला करेगा। इसके अलावा वह अपने भविष्य की प्लानिंग भी सेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से जो संविदा पे भर्ती होती है, उसकी ये सिक्योरिटी नहीं होती कि अगले साल वह दोबारा से जॉब में आएगा कि नहीं आएगा, और वह सर्विस प्रोवाइडर पे ही डिपेंड रहता है और वो पैसे लेकर उल्टे सीधे कर उसके जब तक उसकी चापलूसी नहीं करेगा, जब तक वो अगले साल उसको मौका नहीं देगा। इस तरह से और बहुजन समाज ही सबसे ज्यादा नौकरी पर डिपेंड है, क्योंकि उसके पास धन संपत्ति प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो इसलिए उसको सबसे ज्यादा इससे जूझना पड़ेगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि शिक्षा को खत्म करने का काम कर दिया गया है पूरी तरह से। जीडीपी जिसको बहुत अभी काफी स्ट्रगल करने के बाद काफी अच्छी स्थिति पहुंची थी, +7 पहुंच गई थी, वो फिर -7 पहुंच गई है साथियों। और अभी आपको मैं बता दूं, महामारी के लेकर जैसे अभी हाल हुआ है, 2 साल को लेकर, महामारी को लेकर जो यूज किया जा रहा है उसका मिसयूज किया जा रहा है, यूज नहीं मिसयूज किया जा रहा है। महामारी में आपने देखा, ना तो बेड मिल रहे थे, ना ऑक्सीजन मिल रही थी, ना हॉस्पिटल मिल रहे थे और खाद्य रसद सामग्री का भी कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी साथियों। ऐसी स्थिति में जो उन लोगों की सोचिए जिनका सुबह को वो अपना मजदूरी करते हैं और शाम को चूल्हा जलता है, ऐसे लोगों का क्या हाल हुआ होगा, उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो गरीब आदमी है उसकी रोटी, कपड़ा और मकान, रोजगार, भविष्य को सुरक्षित करने में जो असंभावनाएं दिखाई दे रही हैं बहुत ही खतरनाक है। वर्तमान में एक घटना आपने देखी, अफगानिस्तान पर तालिबान के द्वारा काबुल पे हमला कब्जा कर लिया गया और उसके द्वारा वहां पे इंस्ट्रक्शन दे दी गई कि आज से यहाँ पर शरीयत का कानून लागू होगा, संविधान और लोकतंत्र को खत्म समझा जाए और शरीयत में जो व्यवस्था दी गई है वही व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे आप एक ये आप अंदेशा लगा सकते हैं कि भविष्य में ये पुनरावृत्ति कभी भारत में ना हो जाए और यहाँ भी कभी लोकतंत्र को शिथिल करते हुए, संविधान को शिथिल करते हुए ऐसा ना हो जाए कि यहाँ भी एक इंस्ट्रक्शन जारी हो जाए कि भाई अब जो देश है मनुस्मृति से चलेगा। क्योंकि साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भविष्य अभी आप जो पास्ट है उसको गुजरा है, आपके घर में तिजोरियों में रखे नोट, 500 1000 के नोट, आपके सिवा को एक ऑर्डर पास होता है और वो रद्दी बन जाते हैं, 1500 के नोट रद्दी बन जाते हैं। तो ये साथियों कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐसा ना हो जाए कि किसी दिन संविधान को भी ये इस तरह से बायकॉट करते हुए मनुस्मृति को लागू करने की बात कह दी जाए कहीं से भी, किसी स्तर से भी। इसमें को भी हमें, इस खतरे को भी हमें समझना होगा। जहां तक साथियों खतरा ये मैं आपको ना बहुत सारे बता दिए हैं, इस सबको समझने की जरूरत है और मैं कुछ समाधान भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज जरूरत है कि तमाम स्थिति सभी साथी जानते हैं कि आज देश जो है बहुत ही विडंबनाओं से गुजर रहा है। सबकी सरकार की दूषित मानसिकता से सभी लोग परिचित हैं। है आज जो जरूरत है वो हम बहुजन समाज को
को अपनी ईगो को छोड़ते हुए हमें एक हम की बात करनी होगी और एक हम भारत के लोग हमें बनाना होगा साथियों। इसके अलावा समस्त संगठनों का जो जो चला रहे हैं, जिसको व्यक्तिगत संगठन मान लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा चल रहा है, या आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति चल रही है, या बी द पीपल चल रहा है, या भारतीय बौद्ध महासभा चल रही है। हम इसको समाज बहुत आसानी से कह देता है कि 10 से 8 से ज्यादा संगठन चल रहे हैं, लेकिन साथियों मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जो भी संगठन चल रहे हैं वो बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा पर चल रहे हैं, फूले की विचारधारा पर चल रहे हैं, तो उनके संगठन को व्यक्तिगत संगठन ना बनाकर अपना स्वयं का संगठन मानते हुए अब बाबा साहब की विचारधारा को समझते हुए उस पर काम करने की जरूरत है, एक करने की जरूरत है और सारे संगठनों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि दूसरी तरफ उंगली उठाने से पहले आप अपनी कथनी और करनी में आप खुद अपना एनालिसिस करें, स्वयं एनालिसिस करें कि आप कहाँ पर हैं, आप आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर तो नहीं है। यदि नहीं है तो आपको तन और मन और धन तीनों से बहुजन समाज और संगठनों का सपोर्ट करना होगा साथियों, तभी ये स्थिति नहीं आएगी। अन्यथा क्या होगा कि जो संविधान है एक न एक दिन ऐसे विकलांग करते हुए खत्म कर दिया जाएगा और इंस्ट्रक्शन जारी हो जाएगी कि मनुस्मृति से विधान चलेगा। और साथियों ऐसा संदेश आपको एग्जाम्पल दे चुके हैं, मैं दोबारा से पुनः रिपीट करना नहीं चाहता। इसके अलावा मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ। 2022 का चुनाव अभी आने ही वाला है। मेरा सभी साथियों से कहना है कि हमें जो है वोट जो बाबा साहब ने बड़ी मेहनत के बाद हमें मिला, हालांकि पूर्णता नहीं मिला। बाबा साहब ने जो कम्युनल अवार्ड की बात करी थी, लेकिन मनुवादियों के षड्यंत्र करते हुए उन्होंने मात्र हमें ये कुछ अधिकार जो प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला, उसी में उसके बाद संविधान मिलते हुए हमें वोट का अधिकार मिला, जो कि समान अधिकार है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो देश का क्या कहते हैं सबसे बड़ा अमीर आदमी हो। सबको समान अधिकार है, इसलिए उस वोट का यूज हमें सही ढंग से करना है साथियों। हमें उस उस पार्टी का चुनाव करना है, उस प्रतिनिधि का चुनाव करना है जो बहुजन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। और साथियों इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा कि जो बहुजन विरोधी पार्टी है उसके अगेंस्ट जो जिताऊ कैंडिडेट है हमें उसको जिताना है, ये सब मेरा मैसेज है। और इसके अलावा मैं समय काफी हो चुका है शायद, तो मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करते हुए लास्ट में अंतिम संदेश देना चाहूंगा कि हमें बहुजन समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक सभी स्तर पर बहुजन समाज के परिवार से बहुजन समाज के साथियों को मजबूत करने का काम करना है। एक दूसरे से लेन-देन बढ़ाएं, एक दूसरे से व्यापार करें, एक दूसरे से संबंध बनाएं। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आई और आई को जोड़ते हुए हमें हम की बात करनी है, बी बनना है हमें। और इसके अलावा मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनका बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ, और क्योंकि उनके द्वारा बहुत ही शानदार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके अलावा मैं अपील करना चाहता हूँ सभी साथियों से कि 14वें राष्ट्रीय संविधान राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर 3 दिवसीय 12, 13 और 14 अक्टूबर को बोध गया में बिहार में आयोजन किया जा रहा है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि वह 3 दिन का समय निकालकर उस अधिवेशन में प्रतिभाग अनिवार्य रूप से करें। ये मेरा सभी से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है। और इसके अलावा पुनः सभी साथियों का आभार और धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही शालीनता से समय निकालकर मेरे को सुना, और प्रीतिपाल जी का भी आभार कि उन्होंने बोलने का मौका दिया। सभी साथियों का धन्यवाद। नमोदाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू। बहुत बहुत साधुभाव जेपीएन अम्बेडकर जी, डॉक्टर जेपीएन अम्बेडकर जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से जो लोकतंत्र व संविधान पर खतरा है उसके बारे में विचार व्यक्त किए और बताया, और किस तरीके से इस खतरे को दूर किया जा सकता है उसके बारे में आपने बहुत ही अच्छे ढंग से जो अपनी व्याख्या दी। और हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से कि हम इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जारी रखें ताकि हम अपने लोगों को जागृत कर सकें, क्योंकि हमारा बहुजन समाज अभी भी पूरी तरह जागृत नहीं हुआ है। और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जो है दिन रात लगे रहें और जो है इसको एक लोगों को अपनी बात तक पहुंचाएं और उनको बताएं कि हम अपने भारत देश को किस तरह से इन मनुवादी ताकतों से बचा सकते हैं। बहुत बहुत साधुभाव। अब मैं आज की जो